हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इसके जो फंक्शंस है उसके बारे में चैप्टर 2 में। तो अब हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं एक क्लोजली रिलेटेड टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब पहले की आपको क्या पता है, वो डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। देखिए बच्चों, मैं जो ये चैप्टर है आपको एक जैसे आप स्टोरी सुनते हैं उसकी तरह मैं समझाऊंगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए और लेक्चर को पूरा ही सुनिए। लेक्चर को आप सुनेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। सो टर्म सिंपली क्या होता है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो नॉर्मल फंक्शन करे। हावेवर अगर हम इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें तो इंक्लूड्स करता है इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि जो सारे एस्पेक्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन में उनमें टोटल वेल बीइंग होना। मतलब जैसे कि एक जो इंसान है वो फिजिकली भी हेल्दी है, इमोशनली हेल्दी है, बिहेवियरली हेल्दी है एंड सोशली भी हेल्दी है। देयरफॉर सोसाइटी जहाँ पे जो लोग हैं फिजिकली एंड फंक्शनली जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल है, उनकी जो इमोशनल बिहेवियरल इंटरेक्शंस हैं वो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्थी। सो व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट? क्यों ज़रूरी है हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना, मेंटेन करना अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, और क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे हम इसको अचीव करते हैं। तो चलिए आज हम एग्जामिन करेंगे। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज में हम देखेंगे इंडिया फर्स्ट कंट्री था वर्ल्ड में जिसने इनिशिएट किया एक्शंस को, प्लान्स को, प्रोग्राम्स को नेशनल लेवल पे, ताकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको अटेन किया जाए। और ये इंडिया का एक सोशल गोल था। प्रोग्राम्स जैसे कि फैमिली प्लानिंग को 1951 में ही इनिशिएट कर दिया था। फिर इनको पीरियडिकली असेस किया गया ओवर द पास्ट डेकेड्स। इसमें क्या हुआ, इसने इम्प्रूव्ड program covered wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care programs। तो ये वाले प्रोग्राम आजकल चल रही है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें कि हम अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के बीच में। बहुत सारी जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है, ताकि हम मतलब गवर्नमेंट एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना सके। और यही टास्क है इस प्रोग्राम के अंदर। तो ऑडियो विजुअल की हेल्प से प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं अवेयरनेस को फैलाने के लिए लोगों के बीच में। रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो है उनको स्प्रेड करने के लिए। अगर हम पेरेंट्स की बात करें या फिर क्लोज रिलेटिव्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, ऑल्सो इनका भी एक मेजर रोल होता है डिससेमिनेशन में। डिससेमिनेशन किसका? अबव इन्फॉर्मेशन का। जैसे कि हम पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, उसके बारे में बताए, सेक्सुअल एजुकेशन दे, सेक्स एजुकेशन दे। एंड अगर हम रिलेटिव्स की बात करें तो उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और फ्रेंड्स। बहुत मेजर इंफॉर्मेशन, मेजर रोल होता है। अगर हम बात करें सेक्स एजुकेशन का, स्कूल में इंट्रोडक्शन होना, उसको भी हमें एनकरेज करना है, ताकि राइट इन्फॉर्मेशन यंग जो बच्चे हैं उनको हम दे सके। बच्चों को जो जो भी मिथ्स है सेक्स एजुकेशन को लेके, है ना, उसको डिस्करेज करने के लिए। एंड जो भी मिसकंसेप्शंस होते हैं सेक्स से रिलेटेड, वो भी जो है उनको भी दूर करने की कोशिश करें। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलेसेंस क्या होती हैं एंड क्या क्या जो चेंजेस होते हैं, रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो अभी मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहूँगी। देखिए अभी आप सभी 17-18 साल के बीच में होंगे, तो आप एक फेज से गए होंगे लाइफ की जहाँ पे आपको आप बड़े होना स्टार्ट हुए होंगे। मतलब
प्यूबर्टी जब आपकी लाइफ में आई होगी, स्टार्ट हुई होगी, तो आपने अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे। तो इनकी वजह से क्या होता है, जब भी प्यूबर्टी स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे जो सेक्स रिलेटेड हॉर्मोन्स है वो भी सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। और उनसे हमारी जो इमोशनल स्टेटस है, हमारा मेंटल स्टेटस है, बच्चों बहुत फ़र्क पड़ता है ना? तो उस टाइम पे हमारे जो बहन भाई हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हमें इमोशनल मोरल सपोर्ट देने की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वही एक एज होती है जहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं, है ना? तो हमें जो भी हमारी प्रॉब्लम है, हमें भी अपने पेरेंट्स से बतानी चाहिए, और पेरेंट्स को जो भी प्रॉब्लम है वो अपने बच्चों के साथ शेयर, उनकी प्रॉब्लम को सुनना चाहिए। और ये जो हम हिचकिचाते हैं, सेक्स के बारे में बात नहीं करते अपने बच्चों को, तो हमें अपने बच्चों को सही गलत के बारे में बताना चाहिए, राइट? तो हम चलिए आगे हम पढ़ेंगे। स्पेशली जो एडोलेसेंट एज ग्रुप होते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप होते हैं, लीड आ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। अगर हम एजुकेट करें लोगों को, स्पेशली जो फर्टाइल कपल्स हैं या फिर जो मैरिजेबल एज ग्रुप है, कि कैसे क्या क्या बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस है, और प्रेग्नेंट मदर्स की केयर कैसे होनी चाहिए, पोस्ट नेटल केयर जो है मदर का, चाइल्ड का क्यों ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मेल एंड फीमेल चाइल्ड को दिया जाए। सो इससे क्या होगा, जो इम्पोर्टेंस है ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिज़ायर्ड साइज, इससे क्या एड्रेस करेगा कि हमें कैसे एक सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज और एक साइज़ जो है वो डिज़ायर्ड हो। अब ऐसे नहीं है कि एक फैमिली है, फाइनेंशियली तो हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि 10 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रोंग ना। तो हमें फैमिली प्लानिंग पे हम सभी को जागरूक होना चाहिए, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। और जब एक बच्चा लाइफ में आ जाता है तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे उसे अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना। अब ऐसा नहीं है कि इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, बट उससे क्या होता है कि भाई पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे भी एक ट्रोमा में आ जाते हैं। तो फिर आता है प्रेग्नेंट जो मदर्स होती हैं। देखिए प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और जो इंसान इसके थ्रू जाता है वही फील करता है कि कैसे उसको महसूस होता है, फील होता है। फिर पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन आता है, मतलब जो डिप्रेशन जो मदर फील करती है आफ्टर गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड। उसके बाद क्यों न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनकी नॉलेज हमें हमेशा से लेनी चाहिए और अपनी सोसाइटी में भी स्प्रेड करनी चाहिए। कुछ जो प्रॉब्लम्स है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, एक पॉपुलेशन ग्रोथ है जहाँ पे अनकंट्रोल्ड है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल इविल्स हमारी सोसाइटी में है, जैसे सेक्स अब्यूज़ है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स है, एट्सेट्रा। इनको भी हमें इनको भी हमें हाईलाइट करना चाहिए, एंड नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स। अगर आपकी सोसाइटी में किसी के साथ सेक्सुअली किसी को अब्यूज़ किया जा रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि स्मार्टली आप जो है उस इंसान की हेल्प करें, है ना? अब ये नहीं है कि भई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्यों बेवजह इस प्रॉब्लम में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एंड हमें एक सोशली रिस्पॉन्सिबल हेल्दी सोसाइटी बनाना है, हम सबकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस जो है बहुत सारे एक्शन प्लान का, ताकि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन किया जा सके, तो ये रिक्वायर करता है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ एंड मटेरियल सपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, और मटेरियल सपोर्ट भी होना चाहिए। एसेंशियल है जैसे कि मेडिकल असिस्टेंस दिया जाए एंड केयर दिया जाए उन लोगों को जो कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स से जूझ रही हैं प्रेगनेंसी में, उसकी डिलीवरी में, स्टडीज़ में, एबॉर्शंस में, कॉन्ट्रासेप्शन में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एट्सेट्रा। इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए अच्छी टेक्निक्स का,
नई स्ट्रैटेजीज़ लाना चाहिए टाइम से टाइम, ताकि ज़्यादा एफिशिएंट केयर दे सके, ज़्यादा एफिशिएंटली हम असिस्ट कर सके लोगों को। यहाँ पे जो एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस पे स्ट्रैटेजी बैन होना चाहिए। देखिए, ये एक प्रोसेस होती है जिससे हम लीगली इलीगली डिटर्मिन करते हैं सेक्स किसी जो बेबी होता है मदर के यूट्रस में। तो उसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे जो ऐसे स्टेट थे जहाँ पे, फॉर एग्जांपल हरियाणा की बात करूँ, तो वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, फीमेल का नंबर बहुत डाउन है एज़ कंपेयर्ड विद नंबर ऑफ मेल बॉय चाइल्ड बॉर्न। ओके, सो मेल की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, फीमेल की कम है। उसका एक रीज़न है कि वहाँ पे ये सोचा जाता है कि जो लड़की है वो बोझ है, और लड़की आफ्टर मैरिज, शादी के बाद ये घर छोड़ के दूसरे घर जाएगी, और जो बेटा है वो बेटे की बीवी दहेज लाएगी। तो ये मानसिकता वहाँ के लोगों की है। अभी तो चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे चेंजेस। इसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि प्रॉब्लम इतनी हो गई कि शादी करने के लिए वहाँ पे लड़कियों की स्कैरसिटी हो गई। और प्रॉब्लम आपने भी न्यूज़ में सुनी होगी हरियाणा के बारे में। तो वो प्रेगनेंसी जब अनाउंस हो जाती थी, तो फीमेल को फोर्स किया जाता था कि आप जाओ हॉस्पिटल में और आप चेकअप कराओ कि आपके जो यूट्रस है उसके अंदर मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। फीमेल चाइल्ड अगर पाया जाता था तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता था। तो इससे इतने ज़्यादा मल्टीपल अबॉर्शंस औरतों के हो रहे थे, जिससे कि उनकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे थे। सो आर सम प्रोग्राम्स जो दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। एमनियोसेंटेसिस में कुछ एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है डेवलपिंग फीटस का, उसको लिया जाता है, एनालाइज किया जाता है फीटल की सेल्स को, और सब्सटेंस में डिसॉल्व किया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है, इससे टेस्ट किया जाता है एब्सेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हम इससे चेक कर सकते हैं, जैसे कि भाई वो फीटल सेल्स में मतलब जैसे कि डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, एंड हीमोफीलिया तो नहीं है, सिकल सेल अनीमिया तो नहीं है, डिटरमिन करता है सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। सो बहुत सारे जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ है, रिसर्च जो है उन पे हुई है, एनकरेज्ड है, एंड उनको सपोर्ट भी दिया है गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ ने, कि आपको कुछ नई मेथड लगानी है, फाइंड आउट करने हैं, इम्प्रूव करने एग्जिस्टिंग वंस को। तो आपने सहेली के बारे में भी सुना होगा। सहेली क्या होती है? एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है फीमेल्स के लिए। इसको डेवलप किया था बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है इंडिया में। सो बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए, कुछ भी सेक्स रिलेटेड मैटर्स है। मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज का जो नंबर है वो इंक्रीज होना चाहिए। पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करी जानी चाहिए। और इससे क्या हुआ, मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स में भी डिक्रीज देखने को मिला है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, अब लोग इतने जागरूक हो रहे हैं, छोटी फैमिलीज के उनको फ़ायदे पता लग गए हैं। तो कपल आपने देखा होगा आजकल, एजुकेटेड कपल 1 या 2 चाइल्ड को ही प्रेफर कर रहे हैं। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज एंड ओवरऑल increased medical facilities for all sex related problems all indicate improved reproductive health of the society। फिर बात आती है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। सो लास्ट सेंचुरी में एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हमने देखा था बहुत सारी फील्ड में सिग्निफिकेंटली, जिसने कि इम्प्रूव की थी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। हाउएवर हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज हुई बेटर लिविंग कंडीशंस के साथ। उसका एक एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट हुआ ग्रोथ पे पॉपुलेशन की। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि 2 बिलियन थी 1900 में, फिर ये 2000 में 6 बिलियन हो जाती है, एंड 7.2 बिलियन हो जाती है 2011 में। सो एक स्मॉल ट्रेंड वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। इंडिया में भी हमारी पॉपुलेशन जो अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ये
बिलियन हो जाती है 2000 तक, एंड 1.2 बिलियन हो जाती है 2011 में। रैपिड डिक्लाइन देखी गई डेथ रेट में, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में, एज वेल एज इंक्रीज देखी गई इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। मतलब जो कि हमारी क्या वजह है, क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा यूथ की है। तो वो यूथ जो कि रिप्रोड्यूसिबल एज में है, तो ये प्रोबेबल रीज़न भी है अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज का। थ्रू आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये सिर्फ मार्जिनल थी। 2011 की सेंसस के रिपोर्ट के हिसाब से जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 2% से कम थी। दैट इज इट वाज 20 पर थाउजेंड पर ईयर। सो एट विच आर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रेपिडली। इस तरह की जो अलार्मिंग ग्रोथ है, इससे क्या हो सकता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसकी स्कैरसिटी हो सकती है, जैसे कि फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज। मतलब क्या है, देखिए, रिसोर्सेज लिमिटेड है और डिमांड उसकी कभी भी ख़त्म नहीं होती है ना। तो जैसे कि ये एक बर्डन होगा, जितने ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन होगी उतना बर्डन होगा रिसोर्सेज पे। तो सिंपल सी बात यही है कि रिसोर्सेज हमेशा स्कैरसिटी में रहती हैं, लिमिटेड होती हैं। देयरफॉर गवर्नमेंट ने बहुत सारे सीरियस मेजर्स लिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए। अब पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप था जो सरकार ने लिया, इससे क्या हुआ, जो छोटी फैमिलीज़ है, जो स्मॉलर फैमिलीज़ को मोटिवेट किया कि भाई आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करो। आपने बच्चों एडवर्टीजमेंट देखा होगा मीडिया में, पोस्टर्स में, बिल्स में, जहाँ पे एक हैप्पी कपल को दिखाया जा रहा है विद 2 चिल्ड्रन, और स्लोगन क्या था, हम दो हमारे दो, वी टू आर टू। बहुत सारे कपल्स, मोस्टली जो यंग थे, अर्बन वर्किंग वंस के, हैव बीन एडोप्टेड एंड वाइल्ड चाइल्ड नोन स्ट्रैटेजी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स। कि जो पहले क्या होता था कि बहुत कम एज में शादी कर दी लड़कियों की, 15 साल में, 13 साल में। अब ये जो एज है सरकार ने बढ़ा दी, मैरिजेबल एज कर दी 18 साल, और मेल्स की कर दी 21 साल। इंसेंटिव्स दिए गए कपल्स को जिनकी छोटी फैमिलीज थी, तो इंसेंटिव्स के वजह से भी लोग ने प्रेफर की छोटी फैमिलीज। एंड कुछ जो मेजर्स है वो भी लिए गए ताकि इस प्रॉब्लम से टैकल किया जा सके। तो हम इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जो कि हेल्प करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज में। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए, और साइड इफ़ेक्ट्स इसके कम से कम होना चाहिए। सो ये जो हमारी सेक्सुअल ड्राइव है उसके साथ इसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड सेक्सुअल एक्ट जो है यूज़र का, उस पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी रेंज है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जो हमारे पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड हम उनको 2 कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर, आईयूडी, आईयूडी मतलब इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। से कुछ मेथड्स हैं। नेचुरल मेथड्स में क्या होता है, ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, है ना। जैसे ओवम स्पर्म मीट करता है तो वहाँ से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो हमें इस फर्टिलाइजेशन को रोकना है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पीरियोडिक एब्सटिनेंस एक तरह का मेथड है जिसमें कपल क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 7 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो ये डे 10 जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है उस दिन से बच्चों हम काउंट करते हैं। जैसे फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है 1 तारीख को, 1 फरवरी को, तो 10 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में यहाँ पे कोई भी सेक्स नहीं करना है ना। व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि उस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा होता है। जो ओवरी है वो रिलीज करती है
ओवम को, और उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ओवम रिलीज हुआ है और फर्टिलाइजेशन होगा। सो चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के बहुत हाई होते हैं इस पीरियड में। इसको हम फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कॉइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्ट्स दूसरा मेथड है जिसमें मेल पार्टनर क्या होता है, अपने पेनिस को विड्रॉ करता है वेजाइना से इजैकुलेशन से पहले, ताकि इंसेमिनेशन ना हो, मतलब स्पर्म के रिलीज हो, सीमन जो निकलता है बेसिकली पेनिस से, उसके रिलीज होने से पहले ही उसको बाहर निकाल दिया जाता है वेजाइना से। उसके बाद आता है बच्चों एक थर्ड मेथड जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिन एमिनोरिया, है ना। इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर साइकिल एक साथ नहीं होते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। देयरफॉर जैसे ही मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को फुल्ली, सो जो चांसेस होते हैं कंसेप्शन के ऑलमोस्ट उस टाइम पे नील होते हैं। हावेवर this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition, है ना। जब बर्थ होता है बेबी का उससे 6 महीने तक ही इस मेथड को इफेक्टिव पाया गया है। एज नो मेडिसिन डिवाइसेस आर यूज इन दीज मेथड्स, साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नील हैं, चांसेस जो है फेलियर के बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्डोम जो है ये मेल के लिए है और ये कॉन्डोम है फीमेल के लिए, एंड वी हैव कॉपर टी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम बात करते हैं डायफ्राम की सर्वाइवल नो बैरियर मेथड की बात करते हैं बच्चों। बैरियर मेथड में ओवम एंड स्पर्म को हम प्रिवेंट करते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, बैरियर्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो मेथड्स है वो मेल के भी लिए अवेलेबल है, फीमेल के लिए भी। कॉन्डम है जैसे, सो ये बैरियर होते हैं, तो रबर के बने होते हैं, पतली सी रबर होती है, लेटेक्स शीट होती है जिससे पेनिस को कवर किया जाता है मेल में, या फिर वेजाइना एंड सर्विक्स को कवर कर दिया जाता है फीमेल में जस्ट बिफोर कोइटस, ताकि जो सीमन जो इजैकुलेट हुआ है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना जाए। तो ये कंसेप्शन को प्रिवेंट कर सकता है। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का मेल के लिए। यूज़ जो होता है कॉन्डम का इंक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इससे क्या होता है, एड्स और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होती। सो बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम आर डिस्पोजेबल, सेल्फ इसको इंसर्ट किया जा सकता है, एंड देयर बाई जो यूज़र्स है उसको थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रिवेसी मिलती है। फिर आता है डायफ्राम सर्वाइवल कैप्स एंड बोल्स, ये भी बैरियर होते हैं जो कि रबर्स के बने होते हैं। इनको फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है उसमें इंसर्ट किए जाते हैं ताकि सर्विक्स को कवर कर दिया जाए कोइटस के टाइम पे। प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं थ्रू द सर्विक्स, रीयूजेबल है। स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स, ताकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो हम क्या कर सके, यूज़ कर सके, है ना। तो स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स और सर्वाइकल कैप्स, बॉल्स एंड डायफ्राम। अब अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड जो होता है वो होता है आईयूडी, जिसको हम इंट्रा यूटेरिन डिवाइस बोलते हैं। डिवाइसेस को डॉक्टर्स ही या एक्सपर्ट नर्सेज ही यूट्रस में डाल सकती हैं वेजाइना के थ्रू। ये जो आईयूडी होते हैं प्रेजेंटली अवेलेबल होते हैं एज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जैसे लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। प्रोजेस्टेरोन LNG-20 आईयूडी इंक्रीज करते हैं फेगोसाइटोसिस को, स्पर्म्स की विद इन द यूट्रस, एंड वो जो कॉपर आयन होते हैं जो रिलीज होते हैं, सेपरेट कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म की। हार्मोन जो कि आईयूडी को रिलीज करते हैं, इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल्स टू द स्पर्म। सो आईयूडी क्या होते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं फीमेल के लिए,
जो डिले करना चाहती हैं प्रेगनेंसी को, या फिर बच्चों में स्पेस लाना चाहती है। तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड होता है कॉन्ट्रसेप्शन का इंडिया में ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, छोटी छोटी डोसेस का, या तो प्रोजेस्टोजेंस या फिर प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन भी दूसरा कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड है जो फीमेल यूज़ करती हैं, है ना। तो प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन सो टैबलेट्स की फॉर्म में यूज़ होते हैं, और इनको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। सो पिल्स जो हैं उनको हमें लेना है 21 डेज तक के लिए, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. So after a gap of 7 days during which menstruation occur, इसको फिर हमें रिपीट करना है सेम पैटर्न में टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। ओव्यूलेशन को इनिबिट करते हैं, इम्प्लांटेशन को इनिबिट करती हैं ये दवाइयाँ, एज वेल एज जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को बदल देती है, ताकि जो स्पर्म की एंट्री है उसको प्रिवेंट किया जा सके या फिर रिटार्ड किया जा सके। पिल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, और फीमेल इनको आसानी से यूज़ कर सकती है। सहेली नई ऑरल कॉन्ट्रसेप्टिव है फीमेल्स के लिए। ये एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन कंटेन करती है। सो इट इज़ वंस अ वीक पिल with very few side effects and high contraceptive value. प्रोजेस्ट्रोजन अलोन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इंजेक्शंस की फॉर्म में या फिर इम्प्लांट्स की फॉर्म में अंडर द स्किन। सो इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो पिल्स के ही सिमिलर होता है, एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUD within 72 years of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। जैसे रेप होता है या फिर अनकैजुअल जो है कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो चुका है, तो जो है वो 72 आवर्स जो इमरजेंसी पिल्स होती हैं वो ली जा सकती हैं। सर्जिकल मेथड्स की बात करें तो इसमें आ जाता है स्टेरिलाइजेशन। जनरली ये मेल या फीमेल पार्टनर के लिए होता है, और ये एक टर्मिनल मेथड की तरह यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या होता है, जो गैमीट का ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक किया जाता है, एंड देयरफॉर प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन। स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसीजर है मेल में इसको वेसिक्टमी बोलते हैं, एंड फीमेल में ट्यूबेक्टमी। वेसिक्टमी में क्या होता है, जो छोटा सा पार्ट होता है वास डेफरेंस का उसको रिमूव किया जाता है, एंड एक इंसिजन लगा के उसको टाई किया जाता है स्क्रोटम पे। जहाँ पे ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, रिमूव कर देते हैं या फिर उसको टाई कर देते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। टेक्निक बहुत इफेक्टिव है, बट इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है बहुत पुअर है। मतलब अगर रिवर्स कराना चाहे कोई तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है ना। सो ट्यूबिक्टमी में वासा डेफरेंस पे कट लगाया जाता है, एंड वास डेफरेंस पे कट करके इसको टाई कर दिया जाता है, और फेलोपियन ट्यूब्स में और सॉरी फीमेल में फेलोपियन ट्यूब्स को। सो इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज दैट जो सिलेक्शन होता है सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का, एंड its use should always be undertaken in consultation with qualified medical profession. One must also remember that contraceptives regular requirements नहीं है for the maintenance of reproductive health. In fact, practiced है against a natural reproductive event, conception या फिर pregnancy. So हमें ये सिर्फ इमरजेंसी में भी ही यूज़ करनी चाहिए, जो कि जैसे पिल्स को लेना, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है उनको हमें कब लेना चाहिए, इमरजेंसी में ही, प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी को, या फिर डिले करने के लिए, या फिर अगर प्रेगनेंसी में कोई स्पेस चाहता है। नो डाउट जो वाइड स्प्रेड यूज़ हुआ इन मेथड्स का, इसका सिग्निफिकेंट रोल रहा है। जो अनकंट्रोल ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो काफ़ी कंट्रोल में हुई है। हावेवर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग,
या फिर ब्रेस्ट कैंसर भी हुआ है। दो नोट वेरी सिग्निफिकेंट, इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। इंटेंशनली या फिर जो वॉलंटरी टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का फुल टर्म से पहले, उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, या फिर इंड्यूस एबॉर्शन भी बोलते हैं। नियरली 45 से 50 मिलियन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परफॉर्म होते हैं एक साल में पूरे वर्ल्ड में, जो कि 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी है हर साल। वेदर हमें इनको एक्सेप्ट करना है, लीगलाइज करना है एमटीपी को और नोट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज, इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज की वजह से, जो कि इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दी है एमटीपी को 1971 में। कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी है इसके मिसयूज को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस जो है are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India. So क्यों होना चाहिए एमटीपी? ऑब्वियसली आंसर है इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कॉइटस और रेप्स। एमटीपीज एसेंशियल है सर्टेन केसेस में जहाँ पे जो कंटिन्यूएशन होता है प्रेगनेंसी का हार्मफुल हो सकता है या फिर इवन फेटल हो सकता है, आइदर टू द मदर और टू द fetus or the both. So MTPs are considered relatively safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester abortions much more riskier है. One disturbing trend जो ऑब्जर्व्ड है इज दैट मेजोरिटी ऑफ द MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वेक्स, जो कि विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू। अनदर डेंजरस ट्रेंड क्या है? मिसयूज होता है एमनियोसेंटेसिस का डिटर्मिन करने के लिए सेक्स किसका, अनबोर्न चाइल्ड का। सो फ्रीक्वेंटली अगर जो फीटस है इज फाउंड टू बी फीमेल, इट इज फॉलोड बाय एमटीपी एंड दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। सो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये डेंजरस होती हैं फॉर बोथ द यंग मदर एंड द फीटस। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड्स टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड coitus and the risk factors involved in illegal abortions as well as providing more healthcare फैसिलिटीज़ जो रिवर्स कर सकती है मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड्स को। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की चलो थोड़ी सी बात करें। सो इन्फेक्शंस या फिर डिजीजेज जो ट्रांसमिट होती हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करके, उनको हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का नाम दे दिया गया है, या फिर वेनेरियल डिजीजेस या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। गोनोरहो, syphilis, genital herpes, then chlamydiasis, genital warts, then trichomoniasis, hepatitis B, and of course most discussed infections जो है जो बहुत ही फेमस हुआ है इज HIV leading to AIDS are some of the common STI. Among these HIV infection बहुत ज़्यादा डेंजरस है और हम इसको चैप्टर 7 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस बी, HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड, जैसे कि इंजेक्शन की जो नीडल्स है उसको शेयर करके, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के शेयर होने से, इन्फेक्टेड पर्सन से जो दूसरा पर्सन है उस तक ये फैलते हैं, जैसे कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना, या एक इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी चला जाता है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल अगर हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं अर्ली एंड प्रॉपरली उसको ट्रीट करें। अर्ली सिम्टम्स जो है इन डिजीज़ का माइनर है और इसमें जैसे कि इचिंग, फ्लूड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग्स जेनाइटल रीजन में, ये थोड़े से सिम्टम्स है। इन्फेक्टेड फीमेल मे बी ए सिम्टोमेटिक एनहेंस अनडिटेक्ट हो सकते हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए। एब्सेंस या फिर लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स की बात कर ले अर्ली स्टेजेस में इन्फेक्शन की, एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच टू द STI डिटर करता है इन्फेक्टेड पर्सनस को फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। सो इससे क्या होता है, अगर हम डिटेक्ट नहीं कर पाए अर्लियर तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है, जिसकी जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज आ सकती है, एबॉर्शंस आ सकते हैं, स्टिल बर्थ आ सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आ सकती है, इनफर्टिलिटी आ सकती है, या फिर इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेजर थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी के लिए, देयरफॉर प्रिवेंशन या फिर अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर जो है इन डिजीजेस का
उसको प्राइम कंसिडरेशन हमें देना चाहिए अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। दो जितने भी पर्सन है वल्नरेबल है इन इन्फेक्शंस को, इनके जो इंसिडेंसेस हैं वो आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन इन द एज ग्रुप जो कि 15 से 24 साल की एज है। सो एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, सो देर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन पॉसिबल है। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल। सेक्स करो, आप अननोन जो पार्टनर्स हैं उनके साथ सेक्स मत करो, मल्टीपल पार्टनर्स मत रखो, ऑलवेज कॉन्डम का यूज़ करो। अगर आपको डाउट है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ अर्ली डिटेक्शन के लिए, एंड कंप्लीट भाई ट्रीटमेंट लो अगर इन्फेक्शन हो जाता है। बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी एक जो डिस्कशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इनकम्प्लीट है अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में ना बात करें। तो बहुत सारे कपल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी इनफर्टाइल है, अनेबल है प्रोड्यूस करने के लिए चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन। सो रीज़न जो है बहुत सारे हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, कंजेनाइटल हो सकते हैं, डिजीजेस हो सकते हैं ड्रग्स की वजह से, इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं या फिर साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। इंडिया में ऑफन फीमेल को ब्लेम किया जा सकता है जाता है फॉर कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम मेल पार्टनर में भी लाई करती है। स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट्स जैसे कि इनफर्टी क्लिनिक्स एट्सेट्रा डायग्नोसिस करने में मदद कर सकते हैं, एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट जो है इन डिजीज डिसऑर्डर्स का वो दिया जा सकता है, इनेबल कर सकते हैं कपल्स को कि टू हैव चिल्ड्रन प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद। हावेवर where such corrections are not possible, couples could be assisted to have children through certain special techniques जैसे कि ART जिसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। In vitro fertilization, IVF fertilization outside the body in almost similar conditions as that in the body, followed by embryo transfer इज़ वन ऑफ सच मेथड। इस मेथड में क्या होता है जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। ओवा होता है वाइफ से, डोनर फीमेल, एंड स्पर्म होता है हस्बैंड से, डोनर मेल से कलेक्ट किया जाता है, फिर इंड्यूस किया जाता है कि जाइगोट बने अंडर साइमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियोज अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स उसको फिर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र भी हम इसको बोलते हैं। एंड एम्ब्रियोज विद जहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो यूट्रस में उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफ़र टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियोज जो कि इन विवो फर्टिलाइजेशन से फॉर्म होते हैं जिसमें फ्यूजन होता है गैमीट्स का विद इन द फीमेल, ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल्स जो कंसीव ना करें। सो ट्रांसफ़र जो होता है ओवम का जिसको हम कलेक्ट करते हैं एक डोनर से फेलोपियन ट्यूब में ऑफ अनदर फीमेल जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती, गिफ्ट मतलब गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र होता है। सो बट सूटेबल इन्वायरमेंट दे सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए एंड फर्दर डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी एक मेथड है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की बात करें, दूसरा स्पेशलाइज प्रोसीजर होता है जिससे हम एम्ब्रियो को बनाते हैं लेबोरेटरी में, जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम में। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर या तो इनेबिलिटी जो है मेल पार्टनर की इंसेमिनेट करने के लिए फीमेल में, या फिर स्पर्म काउंट बहुत कम है, ये भी इसको हम करेक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक से। इस टेक्निक से क्या होता है सीमेन को कलेक्ट करते हैं हस्बैंड से या फिर हेल्दी डोनर से, आर्टिफिशियली इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना में या फिर यूट्रस में फीमेल की। दो ऑप्शन बहुत सारे हैं, ये जो टेक्निक्स है इसमें एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन हैंडलिंग होती है, स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। देयरफॉर ये जो फैसिलिटीज़ है प्रेजेंटली अवेलेबल है ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। ऑब्वियसली इनके जो बेनिफिट्स है अफोर्डेबल है टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स ऑल्सो डिटरेंट्स है इन मेथड्स के एडोप्शंस में। सिंस अल्टीमेट एम जो है इन प्रोसीजर्स का क्या है कि इज़ टू हैव चिल्ड्रन। इंडिया में वी हैव सो मेनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन जिनको प्रोबेबली जो है अडॉप्ट किया जा सकता है। सो
हमारे जो लॉज है परमिट करते हैं लीगल एडॉप्शन, एंड इट इज़ एज एट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल जो कि पेरेंटहुड के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए हैं। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो मुझे प्लीज़ लाइक करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करो, एंड कमेंट करना ना भूलो। थैंक यू सो मच।